दोस्तों एक वक्त था जब इंग्लिश का पेपर एक आसान पेपर समझा जाता था। इंग्लिश के पेपर में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंग्लिश का एग्जाम बदल गया और बदल गया सवाल पूछने का तरीका भी। अब आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर करना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है आपका रिवीजन करने का तरीका। What? आप आज भी वही 20-30 साल पुराना रिवीजन का मेथड फॉलो कर रहे हो, जबकि क्वेश्चन पेपर बदल चुका है, सवाल बदल चुके हैं। और तो और आपके मेंटर्स, आपके ट्यूटर्स, आपके टीचर्स, वो सब भी आपको उसी मेथड से रिवीजन करवा रहे हैं। आपसे कहा जाता है कि जाओ टेक्स्ट बुक उठा लो, 300 पेजेस पढ़ने लग जाओ, उसकी ट्रांसलेशन करके उसे समझने लगो हिंदी में, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। आपसे कहा जाता है कि जाओ उठाओ सैंपल पेपर उठा लो, वो सैंपल पेपर जो मैंने बताया था ना, वो सैंपल पेपर उठा लो, उससे अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लो, उससे अनसीन पैसेज आपको आ जाएंगे। जबकि ये सारे मेथड आपके लिए फायदेमंद नहीं है, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो इससे पहले कि देर हो जाए, मैं आपके सामने आया हूं आपको सच्चाई बताने। सही तरीका क्या है, करेक्ट तरीका क्या है आज के वक्त में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए, आज मैं सारी बातें विद फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इनफैक्ट इसे मिस्टेक नहीं कहना चाहिए, इसको तो ब्लंडर बोलना चाहिए, वो है अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करना। आप सैंपल पेपर खरीदते हो, उसे उठाते हो और सैंपल पेपर में अनसीन पैसेज को सॉल्व करने बैठ जाते हो। 2-3 घंटे तक ये करने के बाद आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है गिरा हुआ कॉन्फिडेंस। जी हां, जब आपको उनके आंसर्स नहीं समझ आ पाते क्योंकि आपको इंग्लिश ही नहीं आती होती है, उसके बाद आपको लगता है इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है। देखा जाए टेक्निकली आपने 3-4 घंटे तो पढ़ाई में लगाए, लेकिन आउटपुट क्या मिला? आउटपुट मिला 0। इनफैक्ट आउटपुट तो नेगेटिव में गया। क्यों? क्योंकि अब आपको डर लगने लगेगा कि मेरी तो इंग्लिश ही खराब है, जबकि आपके मेथड में प्रॉब्लम है। आपको अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करना ही नहीं था, आपको तो कुछ और करना चाहिए था अनसीन पैसेज में मार्क्स लाने के लिए, वो आपने नहीं किया। What? दोस्तों अनसीन पैसेजेस का मतलब क्या होता है? अनसीन पैसेज जिसे कभी देखा नहीं गया हो, यानी वो किसी किताब से उठकर नहीं आने वाला है। 20 से 22 नंबर के आपके स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेजेस आते हैं, लेकिन वो ऐसे पैसेजेस होते हैं, ऐसे पैराग्राफ होते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। यानी किसी सैंपल पेपर में वो छपा हुआ नहीं है, किसी किताब में वो छपा हुआ नहीं है, वो तो आपको एट अ टाइम वही एग्जाम हॉल में दिखाई देगा, जिसके आंसर आपको करने पड़ेंगे। तो जो चीज आपने पहले कभी नहीं देखी, उसकी कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, आप कहां तक उसको सॉल्व कर पाओगे, आप अपने आप से पूछो। दूसरी बात, प्रैक्टिस फॉर्मेट की जा सकती है, फॉर्मेट इसका कुछ होता ही नहीं है। अनसीन पैसेज में तो सिर्फ और सिर्फ यह देखा जाता है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, इंग्लिश कितनी समझ पाए हो, तो जवाब दे दो। देखा जाए तो अगर कोई क्लास 8th का बहुत अच्छा बच्चा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो कोई बड़ी बात नहीं वो क्लास 10th का अनसीन पैसेज सॉल्व कर दे क्योंकि उसके अंदर कोई फिक्स्ड फॉर्मेट थोड़ी है, उसमें तो बस इंग्लिश का एक क्वेश्चन है और इंग्लिश में आपको उसका आंसर करना है। तो क्या आपका फोकस यह होना चाहिए कि आप बहुत सारे अनसीन पैसेज सॉल्व करने लगो, या आपका फोकस कुछ और होना चाहिए? आई डोंट नो व्हाई, क्यों टीचर्स और ट्यूटर्स बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम समझ नहीं पाते कि अनसीन पैसेज जो कि 20 नंबर के, 22 नंबर के एग्जाम में आते हैं, उसके लिए बच्चे की ग्रामर इंप्रूव करा दें, उसे इतनी ग्रामर सिखा दें, इतनी वोकैबुलरी तो सिखाई दें ताकि कोई पैसेज अगर उसके सामने आ रहा है तो उसका मीनिंग समझ सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको मीनिंग ही नहीं समझ में आता, क्योंकि वो अपना कीमती समय तो उन अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने में लगा हुआ है जिसका उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। तो दोस्तों अगर आप भी अनसीन पैसेजेस से डर रहे हो ना, आपको घबराहट हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो पहला काम तो यह बंद करो कि अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करना बंद कर दो, बल्कि वो समय आपको ग्रामर सीखने पे लगाना चाहिए, जैसे कि टेंसेस हो गया, वॉइस हो गया, मॉडल्स हुए, प्रेपोजिशंस हुए, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ ही जाए कि कोई भी बात, कोई छोटा सा सेंटेंस आपके सामने है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। क्योंकि अनसीन पैसेज में आपको लंबे चौड़े आंसर्स नहीं लिखने होते, इनफैक्ट 2-3 लाइन के आपको आंसर करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक बार अनसीन पैसेज का आइडिया हो गया, तो आप ज्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज, अनसीन पैसेज के लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वोकैब बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासतौर से क्लास 12th वालों,
आपका तो CUET का भी एग्जाम है। अगर आप CUET में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो वो कैप तो आपको आनी ही चाहिए। तो जो समय आप उन अनसीन पैसेजेस को सैंपल पेपर में सॉल्व करने में वेस्ट कर रहे हो, वो समय वोकैब को इंप्रूव करने में लगाओ। आपको ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी लर्न करनी चाहिए, ग्रामर को अच्छा कर लो, फिर कोई भी अनसीन पैसेज तुम्हारे एग्जाम में आ जाए ना, तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर ग्रामर तो समझ में आती ही नहीं, ये तो दिमाग में घुसती ही नहीं, इसके लिए क्या करें? ग्रामर के नाम से ही हमें डर लगता है, तो इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बिना कोई रूल रटवाए, बहुत लंबे चौड़े रूल समझाने के बजाय, बल्कि प्रैक्टिकल मेथड से एक ग्रामर कोर्स बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। आपको करना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है, वहां पर प्लेलिस्ट में या फिर कोर्स के टैब में जाके वो ग्रामर कोर्स देख लेना। इससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। कोई सेंटेंस लिखा होगा ना तो पिक कर लोगे कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है। और अनसीन पैसेज में वैसे चाहिए क्या होता है? यही तो चाहिए होता है कि आपके पैसेज में क्या लिखा था, उसी के बेस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यह तरीका प्रैक्टिकल तरीका है अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने का। तो ग्रामर की टेंशन तो आपके डियर सर के साथ खत्म होती है। मिस्टेक नंबर 2, और ये तो बड़ी मजेदार है। कुछ बच्चे इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ने के लिए डायरेक्ट टेक्स्ट बुक उठा लेते हैं और किताब उठाकर चैप्टर पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मेंटर्स और ट्यूटर्स भी उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, सीधा टेक्स्ट बुक उठा लो और उससे चैप्टर पढ़ो, इससे तुम्हें चैप्टर्स का ना ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन असल में होता क्या है? होता यह है कि सारा टाइम तो वर्ड मीनिंग देखने में खर्च हो जाता है, उसकी हिंदी ट्रांसलेट करने में आप सारा अपना कीमती समय निकाल देते हो। और तो और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाले। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला कि हु वाज लेंचो, हु वाज लोमो, ऐसे हु और वेयर वाले क्वेश्चन तो अब बंद हो चुके हैं। सवाल तो एक अलग लेवल पे पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर कैसे करोगे जब आप अपना सारा समय, इनफैक्ट दोनों किताबों को अगर मिला दिया जाए तो 250-300 पेजेस बनते हैं। इतने पेजेस पढ़ने के बाद, उन्हें समझने के बाद आपके पास टाइम कितना बचेगा क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए? यह था बेवकूफी वाला तरीका जिससे आप अपने नंबर खुद ही कम कर रहे हो। इनफैक्ट आपको करना क्या चाहिए? आपको रिवीजन क्लासेस देखनी चाहिए ताकि आपको चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इनफैक्ट आपका टारगेट तो यह होना चाहिए कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका जो लॉन्ग आंसर है, जो कीवर्ड्स हैं, वो आपको लर्न हुए हुए हों, वो भी इंग्लिश में, ताकि जब एग्जाम में आप बैठो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसे बहुत तेजी से लिख सकें, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। ये नहीं कि आपको हिंदी तो आती है, आपको आंसर भी पता है, लेकिन आंसर बन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसको रिवाइज नहीं किया था। इसलिए जरूरी है कि जो भी लॉन्ग आंसर या चैप्टर की समरी आपके पास है, उसे आप कम से कम 5 बार रिवाइज करें, सो दैट वो आपके माइंड में फिट बैठ जाए। एग्जाम इंग्लिश का है, हिंदी का नहीं है। सिर्फ जानकारी होने से आपका भला नहीं होने वाला। नंबर मिलेंगे तो इंग्लिश में आंसर लिखने के लिए। मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपका एक 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया है, जिसकी पहले रिवीजन में कंप्लीट करा भी चुका हूं। क्लास 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए मैंने प्लान बनाया था और मैं अपने कमिटमेंट में बहुत अच्छे से कामयाब होता जा रहा हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ एक टारगेट है, आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने का। तो इसमें हमारी पहली रिवीजन कंप्लीट हो गई है, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो की 1 शॉट रिवीजन्स थी, जिसमें मैंने आपका बहुत समय नहीं लिया था। मैंने सिर्फ आपका 1 घंटा मैक्सिमम लिया है और 1 घंटे में आपकी दोनों बुक्स कवर कराई हैं और आपकी पोएम्स भी कवर करा दी हैं। अब जो दूसरी हमारी रिवीजन चलेगी वो होगी लाइव रिवीजन, जो कि स्टार्ट होने जा रही है 11 तारीख से। आप देख सकते हो ये शेड्यूल आपके सामने आ रहा है। 10th और 12th दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। इन सभी क्लासेस के लिए आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, ये सब कुछ फ्री यूट्यूब पर होने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाने के लिए सिर्फ नियत की जरूरत है और मेहनत अपने आप ही फिर इंसान कर लेता है। मेरा टारगेट है आपको 80 में से 80 नंबर दिलाना, और आप मेरे साथ मेहनत जरूर करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, वो रिवीजन क्लासेस आपको जरूर अटेंड करनी है। जिसने इंग्लिश में कुछ भी नहीं किया है वो भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, अगर मेरे बताए मेथड से हम चले। क्योंकि मैं कुछ भी यहां के बोल रहा होता हूं ना, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, फैक्ट होते हैं, मैं उन्हें प्रूव करके बात करता हूं, और यही हमारी खासियत है। तभी हम एक क्वालिटी टीचिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपका प्यार और विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी कामयाबी में मेरी खुशी छुपी हुई है।
और मैं पूरी तरह से तैयार हूं आपको इंग्लिश के अंदर 80 में से 80 नंबर दिलाने के लिए। ये वीडियो 9th 11th 10th 12th सभी बच्चों तक पहुंचाइए। 9th और 11th की भी रिवीजन क्लासेस की डेट्स बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगी, आपसे ही पूछकर अनाउंसमेंट की जा रही है। सो किसी भी स्कूल स्टूडेंट को एटलीस्ट इंग्लिश के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सोच ही मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन देती है कि एटलीस्ट मैंने लाइफ में एक काम किया कि इंग्लिश को बच्चों के लिए फ्री कर दिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, शेयर करना सभी स्टूडेंट तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।